हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज देखेंगे महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये सितंबर का महीना अंतिम समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम तो आप देखेंगे ही। ब्रिक्स का सम्मेलन भी महत्वपूर्ण रहा है और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ देखेंगे उसमें आपका 18 से 22 सितंबर 2023 तक का संसद का विशेष अधिवेशन और उसके साथ ही साथ हमारा नए संसद भवन में प्रवेश और उसके साथ ही नए संसद भवन का पहला विधेयक जो पास हुआ राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, वो है महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो राज्यसभा से भी पास होने के बाद ये अधिनियम बन चुका है। तो इसी से संबंधित तथ्यों को देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए निश्चित है कि इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसका पहला पॉइंट ये है कि 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन की लोकसभा में हुई पहली विधायी कार्रवाई को ऐतिहासिक बनाते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। 33। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि ये राज्यसभा और विधान परिषद में रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक रहा ये। और इसका नाम क्या दिया गया? नारी शक्ति वंदन विधेयक। और कब पेश हुआ? लोकसभा में 19 सितंबर 2023। ये डेट आप याद रखिएगा, ये तारीखें ही महत्वपूर्ण है इसमें। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक था जिसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। अर्जुन राम मेघवाल का नाम याद रखिएगा। अगर नए संसद भवन की बात होगी तो उसमें जो पहला विधेयक है उसकी भी बात होगी, किस तारीख को हुआ उसकी भी बात होगी, क्रम संख्या उस संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की उस नंबर की बात होगी कि 128वां था, और उस विधेयक को पेश करने वाले कानून मंत्री की भी बात होगी। तो उनका नाम था अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल जी ने पेश किया इसको। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में करीब 8 घंटे की चर्चा के बाद इसे 454 वोटों से पारित कर दिया गया और 2 वोट इसके विरोध में पड़े। और वो 2 वोट किसके थे? वो 2 वोट थे असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM पार्टी के, और एक तो ओवैसी साहब का ही वोट था जो इसके विपक्ष में दिया उन्होंने, और उन्हीं के एक सांसद ने इसके विपक्ष में वोट किया। तो 2 वोट इसके विरोध में पड़े और पक्ष में कितने पड़े? 454। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देख लेते हैं कि विरोध में पड़ने वाले ये डेट मैंने आपको बता ही दिया कि ओवैसी साहब और उनकी सांसद ने इसके विरोध में वोटिंग करी है। फिर आता है 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में 10 घंटे की चर्चा के बाद इस विधेयक के पक्ष में 214 सदस्यों ने मतदान किया और एक तरफा ये पास हो गया। इसके विरोध में कोई भी वोटिंग नहीं हुई है राज्यसभा में। तो ये पास होते ही ये विधेयक अधिनियम बन गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही बन जाएगा। तो राज्यसभा में इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। और संसद का विशेष सत्र जो कि 18 से 22 सितंबर 2023 तक होना था, इस विधेयक के पास होते ही एक दिन पहले ही 21 सितंबर 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो पिछले करण में मैंने आपको बताया था कि संसद का विशेष सत्र कब से, अधिवेशन कब से चल रहा है, तो 18 से 22। अब अगर परीक्षा हॉल में आपको विकल्प में ये आ जाए कि 18 से 22 या 18 से 21, तो आप याद रखिएगा कि एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया। अगर वो टोटल काउंट करके भी बताते हैं या डेट वाइज भी, तो एक दिन पहले ख़त्म हो गया। 22 तक चलना था, लेकिन 21 को ही इस विधेयक के पास होते ही वो संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अगला देख लेते हैं क्या है कि कब से लागू होगा यह अधिनियम। ये भी जानना जरूरी है कि पास तो हो गया, तो क्या पास होने के बाद ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि क्या 2024 के चुनाव में, क्योंकि विपक्ष में सदन में बहुत से आरोप लगे कि ये एक तरीके से रणनीति है अगले चुनाव के लिए, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम अगले चुनाव में जाने के लिए ये विधेयक लेके आ रहे हैं, क्योंकि इससे अगले चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ना। और सरकार का तर्क
भी लॉजिकल रहा है कि क्यों इस विधेयक को लाना पड़ा, इसके बारे में भी हम देखेंगे और इसके तथ्यों के बारे में आगे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लेंगे कि कब लागू होगा अधिनियम। तो 2024 में तो सरकार ने साफ कर दिया कि नहीं लागू होगा, तो क्यों नहीं लागू होगा इसके बारे में भी हम समझ जाएंगे। तो विधेयक का जो खंड 5 है, पार्ट 5 में ये लिखा हुआ है कि जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू हो, क्योंकि जनगणना कोरोना की वजह से हमारा आगे चला गया है, अभी तक कोरोना जनगणना हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है 21 वाली, और उसके जनगणना के पूरे होने के बाद और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस अधिनियम को कानून को लागू किया जा सकेगा। और यहाँ पर एक फैक्ट देख लीजिएगा कि ये प्रश्न आ सकता है, कि मैचिंग में भी आ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 82 और संविधान के अनुच्छेद 82 और 83 में संसद के दोनों सदनों की सीटों को तय करने का प्रावधान उल्लेखित है। तो 82 और 83 किससे संबंधित हैं? तो संसद के दोनों सदनों में सीटों को तय करने से संबंधित हैं। और ये अब क्यों नहीं लागू हो पाएगा 24 के इलेक्शन में? तो उसका कारण यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए प्रति 10 लाख की आबादी पर लोकसभा में 543 सीटें निश्चित कर दी गई थी और यह प्रक्रिया 2026 तक रहेगी। ये ऐसा उस समय संशोधन में ही उल्लेखित कर दिया गया कि ये 2026 तक रहेगा। तो अब 26 के बाद ही परिसीमन हो पाएगा। तो जो पहले हो चुका है तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसको हटा दिया जाएगा। तो परिसीमन जब होगा तो सीटें बढ़ेंगी तो सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि अब आबादी बढ़ चुकी है, अनुपात बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा एक प्रतिनिधि पे जनता का अनुपात आ रहा है। तो इसलिए अब इसको टाला नहीं जा सकता है। प्रतिनिधियों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाना ही है और यही कारण रहा कि नए संसद भवन का भी निर्माण हुआ, क्योंकि 26 में जब परिसीमन होगा तो अब इसको और आगे 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता के कल्याण के लिए दबाव बन रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं टाला जा सकता था। तो इसीलिए नए संसद भवन का भी निर्माण होता है, सदस्य संख्या बढ़ाई जाती है, उस नए संसद भवन के बैठने की क्षमता बढ़ाई जाती है और उसी के साथ साथ अब ये बिल लाने से महिलाओं के लिए आरक्षण करने से, इसके देखिए एक तो सोशल जस्टिस की जो बात, विश्व को जो संदेश गया, देश को जो संदेश गया कि एक लैंगिक समानता की बात की गई, लैंगिक समानता की तरफ भारत के बढ़ते कदम को प्रूफ किया गया कि भारत सरकार और भारत की जनता इस लैंगिक समानता की तरफ बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो सोशल जस्टिस में आरोप लगता रहा कि ये लिखने की बात है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कि महिलाओं की समानता जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो अगर यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस मेंस देने वाले हैं आने वाले भविष्य में, तो इसको आप कोड करना ना भूलिएगा। बहुत ही आपको एसए में भी मिल सकता है, आपको सेकंड पेपर में तो सोशल जस्टिस में आपको आना ही आना है। तो इस पर आपको लेख लिखने की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। तो 1971 की जनगणना 2026 तक निश्चित की गई थी कि उसकी 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए सीटें 543 हैं। तो अब उसको और टाला नहीं जा सकता, तो परिसीमन निश्चित है। तो इसलिए अब 33% आरक्षण जो खंड 5 में मैंने अभी आगे पीछे बताया कि खंड 5 में उल्लेखित है कि जब जनगणना पूरी हो जाएगी और जब परिसीमन पूरा हो जाएगा तब जाकर के इस कानून को हम लागू कर पाएंगे। तो जो एक आरोप लग रहा था कि 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर ये व्यवस्था की जा रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 24 के इलेक्शन में इसका कोई दूर दूर तक इसका मतलब नहीं रहेगा। तो अब अतः 2021 में लंबित जनगणना और 2026 में परिसीमन के बाद ही अधिनियम 2029 के चुनाव में, 29 के कौन से, लोकसभा के चुनाव में 2029 का जो होगा वहीं पर इस अधिनियम को लागू किया जा सकता है और तभी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे बहुत से फिर बाद में, क्योंकि सदन है, सदन में तर्क तर्क रखे जाएंगे, उसके विपक्ष वाले अपना तर्क रखेंगे और साथ ही आरोप लगाएंगे कि सरकार गुमराह कर रही है। तो एक बड़ा अच्छा उसमें समझ में आया कि जब बाद में ये आरोप लगने लगा कि भाई आप क्यों नहीं 24, पहले तो 24 में लागू करने वाले हैं, जब सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हम 24 में लागू नहीं करने वाले हैं, तो विपक्ष ने कहा कि आप 24 में क्यों नहीं लागू करना चाह रहे हैं। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान उसमें मैंने देखा, आप भी देखिएगा, कि उन्होंने तंज कसा कि अगर अभी हमने लागू कर दिया बिना किसी संवैधानिक आधार को देखते हुए, बिना किसी जांच पड़ताल के, तो हो सकता है कि कुछ सदस्यों की सीटें
आपकी चली जाएंगी और उसके बाद आप सरकार पर आरोप लगाते रहेंगे कि जानबूझकर किया ऐसा किया गया है। उन्होंने 2 सदस्यों का नाम भी लिया था, माननीय सदस्यों का। तो सही बात है कि जब तक इसकी पूरी तरीके से समीक्षा नहीं हो जा सकती, इसमें रिपोर्ट नहीं आ सकती और जनगणना नहीं हो सकती, परिसीमन नहीं हो सकता, तब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता है। अब आ जाते हैं अगले उस पे, अधिनियम का प्रभाव क्या होगा। इतना हो हंगामा मचा, इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया और हाईलाइटेड होने वाली टॉपिक भी है ये, क्योंकि वाकई ये बहुत दिनों से ये इस बिल के लाने के लिए महिलाओं का और बाकी अन्य क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं, एनजीओज हैं, एक बात करते रहे। और जब भी सोशल जस्टिस की बात आती थी तो एक तंज था भारत के ऊपर कि आप अपने सदन में ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप महिलाओं के लिए सोशल जस्टिस की क्या ही बात करेंगे। तो उसका एक तरह से निस्तारण हो गया। तो अधिनियम का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो अधिनियम का प्रभाव ये पड़ेगा कि लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि अभी की स्थिति क्या है कि 543 लोकसभा सदस्यों में सिर्फ 42 महिला सांसद हैं। 82 महिला सांसद, 42 नहीं 82 महिला सांसद हैं और 181 सीटें इससे आरक्षित हो जाएंगी। तो अगर अभी की भी संख्या ली जाए 543 उस समय, तो परिसीमन के बाद देखेंगे कि कितना होगा, लेकिन 33% अगर आज का देखेंगे कि अगर ये लागू हुआ रहता तो 543 में से 181 सीटें रिजर्व होती महिलाओं के लिए, एक बहुत बड़ी संख्या होती। और अभी लोकसभा में 84 सीटें, एक और महत्वपूर्ण ये यहाँ से प्रश्न आपको यूपीएससी में भी बन सकता है, पीसीएस में भी बन सकता है, वनडे में भी बन सकता है कि अभी लोकसभा में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और इस अधिनियम के लागू होने से इन 84 सीटों में से 28 सीटें शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि 84 का 33% 28 सीट हो जाएगा, देखिएगा निकाल के, तो वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद इसी प्रकार एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं कितनी है, 47 है, नहीं पता है तो याद रखिएगा कि एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें। तो जब 47 सीटों में 33% लगाया जाएगा तो 16 सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। तो ये इसके प्रभाव होंगे। प्रभाव के बाद अब देख लेते हैं कि आखिर अब जाकर के 2023 में क्यों ये बना और क्या इससे पहले पहल नहीं की गई थी महिला आरक्षण की? क्या हम इतने जागरूक नहीं थे? क्या हम महिलाओं के अधिकार और उनके लिए सामाजिक न्याय की बात सोचते ही नहीं थे? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए महिला आरक्षण बिल का इतिहास देखते हैं। महिला आरक्षण विधेयक को सबसे पहले याद रखिएगा 1996 में 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन वहां पर ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद आ जाता है फिर 1996 में ही इस विधेयक को सदन की मंजूरी पाने में विफल रहा। ये प्रक्रिया थोड़ी आगे चली थी कि सदन ने मंजूरी तो नहीं दी थी, लेकिन जब सदन ने मंजूरी नहीं दी तो इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया कि आप इसको रिपोर्ट दीजिए और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करके इसको पास करवाएंगे ही करवाएंगे। कमिटेड थी उस समय गवर्नमेंट। तो दिसंबर 1996 में जब संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसके बाद ही लोकसभा का विघटन हो गया। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि लोकसभा में अगर बिल पास नहीं हो पाता है, लोकसभा के विघटन के बाद वो शून्य हो जाता है। अगला देखते हैं कि फिर दूसरा प्रयास कब किया गया। दूसरा प्रयास होता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब 1998 में एनडीए की सरकार 12वीं लोकसभा में तत्कालीन कानून मंत्री जो थे, उस समय के तक कानून मंत्री का भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको घुमा फिरा के किसी तरह से प्रश्न पूछ ले। तो जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कानून मंत्री थे 12वीं लोकसभा में 1998 में, कानून मंत्री एम थम्बीदुरई, उनके द्वारा पेश किया गया और ये फिर से निरस्त हो गया। नहीं इस बिल को मंजूरी मिल पाई। और बिल को मंजूरी क्यों नहीं मिल पाई? जब 98 का एक इंसिडेंट याद आता है, लोगों को बताते हैं कि राजद के सांसद ने जाकर के वेल में जो एक घेरा होता है वहाँ पर इस बिल को फाड़ दिया था। क्यों फाड़ा था? तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के पक्षधर नहीं रहा लालू जी की पार्टी राजद नहीं रही, या फिर बाद में मुलायम सिंह भी, जब अभी देखेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी रहा तो मुलायम सिंह जी ने भी विरोध किया। तो उस समय जो एक साधारण समझ था कि महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है, नहीं ऐसा नहीं है। इसको स्पष्टीकरण यहाँ पर देता चलूँ मैं कि इनका ये कहना था, जैसे सांसद 3 कैटेगरी के होते हैं, एक जनरल, दूसरा एससी, तीसरा एसटी।
तो जो जनरल वाली सांसद श्रेणी है उसी में ओबीसी का भी चुनाव होता है, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, अलग से जैसे आप आरक्षित सीटों की बात अगर करते हैं, संसद सदस्यों में आरक्षित सीटें किसके लिए हैं? एससी के लिए और एसटी के लिए। ओबीसी के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है, उनको सामान्य सीटों में ही सांसद चुन के आना होता है। तो इन दो पार्टियों का, और खास करके उत्तर भारत की अधिकतर जो पार्टियां थी, छोटी क्षेत्रीय प्रांतीय पार्टियां, तो उनका ये कहना था कि इस जो 33% है उस 33% में भी 33% ओबीसी के लिए रिजर्व किया जाए, तब हम इस बिल को मंजूरी देंगे। तो मुद्दा ये था, मुद्दा ये नहीं था कि महिलाओं का हित नहीं चाहते थे इसलिए बिल फाड़ के फेंक देते थे, ऐसा नहीं है। इन लोगों का कहना यह था कि ओबीसी को आरक्षण उस 33% में भी 33% हमें आरक्षण देना चाहिए ओबीसी को, उसके बाद इस बिल को आप लाएंगे तो हम इसको मंजूरी दे देंगे। तो ये बड़ा ही पेचीदा हो जा रहा था मामला, इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद 98 की बात होगी, तो 98 में मैंने बताया कि किस तरीके से राजद के एक सांसद ने बिल को मेल में जाकर के फाड़ के फेंक दिया था। तो बड़ा ही गर्म हो गया था माहौल उस समय कि यह संसदीय कृत्य है। तो फिलहाल तो अब उसके बाद आते हैं 1999, 2002 और 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने बार बार प्रयास किया कि ये विधेयक पास हो जाए, लेकिन उस समय इस विधेयक को बहुमत नहीं मिल पा रहा था। फिर एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस विधेयक को अब दूसरा रास्ता अपनाया कि राज्यसभा में पेश किया, और 9 मार्च 2010 को यह विधेयक राज्यसभा में 186 बनाम 1 यानी कि 186 इसके मत में, इसके पक्ष में पड़े और 1 इसकी वोट इसके विरोध में पड़ा। तो इस तरीके से ये बिल पास हो गया, लेकिन बिल को कभी लोकसभा में नहीं रखा जा सका, और लोकसभा जब विघटित हो गई तो 2008-2010 में पेश किया गया, यह लोकसभा राज्यसभा से पास किया गया बिल भी बेकार ही हो गया, निरस्त हो गया। और उसी समय की घटना है कि पहले 98 में राजद की पार्टी और बाद में मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी भी इस पक्ष में आ जाती है, और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां आ जाती हैं इस पक्ष में कि ओबीसी को जो सामान्य सीटों से हम चुन के आ रहे हैं, समान प्रक्रिया से चुन के आ रहे हैं, हमारी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हो रहा है, ना हम एसटी हैं ना वो एससी हैं, तो हमें इस 33% में 33% ओबीसी की सीटों के लिए रिजर्वेशन चाहिए। और अभी इस बात पर तर्क वितर्क भी चल रहा है कि जब ये लागू होने की बात आएगी तो हो सकता है फिर से जिन बोतल से बाहर आए और फिर से मुद्दा गर्म हो जाए कि इसमें भी हमें रिजर्वेशन देंगे, तभी ये बात ज़्यादा जायज़ लगेगी। तो इस तरीके से ये उस समय भी समाप्त हो गया था। अब जब बात इतनी हो गई है तो राज्यों की भी स्थिति देख लेते हैं कि सर्वाधिक महिला विधायकों के प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि अब बात सिर्फ लोकसभा की तो हो नहीं रही है। ये जो विधेयक अधिनियम बना है ये लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए बना है। तो इसमें देखना जरूरी है हो जाता है कि राज्यों में वर्तमान स्थिति क्या है। तो सर्वाधिक महिला, यहाँ पर वर्तमान लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा या तो याद ही रखिएगा कि अभी का अगर डेटा दे रहा हूँ तो वो वर्तमान का ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर महिलाओं को देखने को मिलता है महिला विधायकों का विधानसभा में, तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत महिला विधायक हैं? तो 14.44%। दूसरे नंबर पर हमारा पश्चिमी बंगाल है 13.70%। तीसरा स्थान पर हमारा झारखंड है 12.35%। चौथे पे राजस्थान है 12%, और 5वें पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर महिला विधायकों का प्रतिशत है 11.66%। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश एपीएस, यूपीआरओ या भविष्य के किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के रैंक पूछ सकता है कि क्रम कौन सा आता है, तो ये आप याद रखिएगा कि 5वां क्रम है और 11.66% महिला विधायक यहाँ पर हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने सुझाव हमें टेलीग्राम पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, जीमेल पे भी दे सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले करंट के वीडियो के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उन सारे वीडियोज़ को जाकर देखें, आपको करंट में बहुत फ़ायदा होने वाला है आगामी परीक्षा में। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, और सुझाव तो देते ही रहें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।